हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। क्लास 11 फिजिक्स चलते 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 अब अंत तक पहुंच चुके हैं। लास्ट सेकंड चैप्टर ऑसिलेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज अब सॉल्व करना है अपने को। फाइनल्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाले यही दो चैप्टर होंगे आपके, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ऑसिलेशन का मैं आपको थियरी एंड एग्जांपल का वन शॉट ऑलरेडी करवा चुका हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने वो वन शॉट देख लिया है तो ऑसिलेशन में आपको कोई डाउट होने के चांसेस है ही नहीं। ओके, चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। एंड यस, 12th स्टैंडर्ड का भी पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, सारे के सारे वन शॉट ऑफलाइन क्लास के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, साथ में चैनल के मेंबरशिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है। तो अपने को पहला क्वेश्चन कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? which repeat after regular interval of time, which repeat after regular interval of time। ठीक है, चेक करते हैं। स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर बैंक एंड बैक। तो स्विमर एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, दूसरे एंड से रिटर्न आ रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो कोई कांस्टेंट रहने वाली तो है नहीं। मतलब मोशन अगर रिपीट भी होगा, सपोज मान लो अगर मोशन रिपीट भी हो रहा है तो ये मोशन सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने के कोई चांसेस नहीं है। दैट मींस दिस मोशन इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। अब अगर आप बार मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दोगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। गिर गया मैग्नेट, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ना, देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ये ऑसिलेट करने लगेगा एंड दैट मोशन इज पीरियोडिक। ठीक है, ये आपको 12th में आता है बच्चों, डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में है ये 12th में। अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली एटम रोटेट हो रहा है तो उसका जो रोटेशन का टाइम पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन कभी फास्ट घूम जाए कभी स्लो हो जाए, वो एक ही टाइम एक ही स्पीड से घूमता रहता है, तो दैट मोशन इज आल्सो पीरियोडिक। एन एरो रिलीज फ्रॉम बॉम्ब। तो अगर आप बॉम्ब में से एरो छोड़ोगे तो वो जाएगा ही, वापस आने वाला नहीं है ना। शब्दों का भी ऐसा ही होता है, शब्द भी एक बार मुंह से निकल गए तो निकल गए, उसके बाद वापस आते नहीं है। तो दिस मोशन इज आल्सो नॉन पीरियोडिक मोशन। Which of the following example represent a simple harmonic motion। अब ये वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि ऐसे मोशन जिसके अंदर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। चलो देखते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब अर्थ जब रोटेट करेगा अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, तो इसके अंदर कोई टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन होने वाला नहीं है। तो ये तो एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, विच इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन में ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हो। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन अ यूट्यूब। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन, समझो ध्यान से इसको। ये है यूट्यूब, इसमें आपने भरा है मर्क्यूरी। ठीक, बहुत गंदा हुआ ये तो। इसमें आपने भरा है मर्क्यूरी, ठीक है। अब अगर आप मर्क्यूरी को एक एंड से यहां से डिस्प्लेस करोगे तो ये एंड ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो ये ऊपर जाएगा, और जैसे ही आप छोड़ोगे ना देन एक फोर्स आएगा पिक्चर में, जो भी अनबैलेंस लेंथ बनेगा उसका फोर्स आएगा पिक्चर में और उसकी वजह से ये ऑसिलेट करेगा, राइट। और इस केस में जो फोर्स होगा ना दैट यू विल फाइंड दैट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये जो है बच्चों वो लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, जहां पे हम इसी केस के अंदर सिंपल हार्मोनिक प्रूव भी करेंगे और इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है इसका। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन, आंसर इज यस। चलो यहाँ पे मोशन ऑफ अ बॉल बेरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व बाउल व्हेन रिलीज फ्रॉम पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो एक बाउल है, बॉल बेरिंग मतलब क्या है, छरा, स्फीयर। अगर स्फीयर को यहां से आप छोड़ोगे थोड़ा ऊपर से, ठीक है,
तो इट विल ऑब्वियसली मूव लाइक दिस, और यहाँ भी जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि अब जितना ज्यादा इस स्फीयर को ऊपर लेके जाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो उसको वापस लाएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया, जितना एक्स बढ़ेगा, एक्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा जो उसको रिटर्न लेके आएगा वापस। तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये मोशन भी कैसा हो गया बच्चा, दिस मोशन इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक। ओके, जनरल वाइब्रेशंस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी जनरल वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे बच्चों, और जितने एटम्स है वो सारे अपने अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इंडिविजुअल जो एटम होगा, इंडिविजुअल एटम, वो इंडिविजुअल एटम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बट जब सारे एटम को मिला के आप मॉलिक्यूल की बात करोगे, तो जब सबकी सिंपल हार्मोनिक मोशन आपस में जुड़ेगी तो ओवरऑल मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता है। इसके बाद आपको मैथमेटिकली भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पॉली एटॉमिक है तो ये सिंपल हार्मोनिक होने वाला नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ ना, उसके अब सारे के सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर उठा के देख लीजिए ना, है ना। 95% क्वेश्चन जो है ना वो बैक एनसीईआरटी बेस्ड है, 95% क्वेश्चन। जिसकी एनसीईआरटी पक्की होगी ना, अभी भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए कह रहा हूँ, जिसकी एनसीईआरटी पावरफुल होगी ना, तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी 95% क्वेश्चन तो ऐसे ही सही करके आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो बैठे बैठे एनसीईआरटी के, आप सॉल्व करो एक बार पेपर, आपको पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा हो, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल सिंपल पूछा जा रहा है। वही है ना, तैयारी करनी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेई के टॉपिक पे कहाँ आ गए सर, राइट, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, क्या करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, आपको बताना है कि किसमें मोशन पीरियोडिक है और पीरियड क्या है। पीरियोडिक होगा तो रिपीट होना चाहिए ना पैटर्न, इसमें तो पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है, तो ये तो पीरियोडिक नहीं है, नॉट अ पीरियोडिक मोशन। इसमें देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें चेक करो, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, मस्त, मतलब ये पीरियोडिक है। कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है चेक करो तो ये क्या टाइम है -3, ये क्या टाइम है -1, ठीक है। तो एक साइकिल खत्म हुआ देखो, फिर वापस साइकिल रिपीट हुआ, यहाँ से 1 से साइकिल चालू हुआ, 1 से साइकिल चालू हुआ, 3 पे वापस खत्म होकर वापस रिपीट होगा। तो ये कितना हो गया टाइम पीरियड, 1 से 3, मतलब कितना टाइम पीरियड हो गया, 2 सेकंड। यहाँ पे आ जाओ, तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, दैट इज नो रिपीटेशन ऑफ पैटर्न, तो ये नॉट अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे आ जाओ, ऑब्वियसली आप देख सकते हो पैटर्न रिपीट हो रहा है, कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, देखो मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ 1 से, या 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से ऊपर गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, अगेन रिपीट हुआ, तो कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इतने टाइम में, कितना टाइम है ये, 2 सेकंड। तो ये पीरियोडिक दिख ही रहा है क्लियरली, और उसका टाइम पीरियड भी दिख रहा है बच्चों, विच इज 2 सेकंड। क्या दिख रहा है टाइम पीरियड, 2 सेकंड्स। ये मैंने माइक का अलग यूज किया है, मैंने बस मल्टीपल माइक्स है, मैं अभी तक जो माइक यूज कर रहा हूँ ना, वो मेरे क्लास के अंदर एक्चुअली जो माइक लगा हुआ है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन का कंबाइन माइक, वो यूज करता हूँ। आप मुझे रिव्यू देना कि इस माइक का क्वालिटी कैसा है। मैं बहुत माइक यूज करके देख लिया, एक्चुअली मेरा जो क्लास है ना वो कोई स्टूडियो नहीं है, मेरा क्लास कोई स्टूडियो नहीं है। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो मैं आपको क्लास दिखा रहा हूँ, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, अभी तो बच्चे नहीं बैठे हुए, आपके लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अभी देखना ये कितने कैमरा सेटिंग है ये, आई शो यू द क्लास so that you can have an idea कि सर भाई कितना आपके लिए काम कर रहे हैं। देखना अभी क्या पूरा क्लास खाली है, इस तरफ चलते हैं। अभी आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बहुत स्लो घूम रहा है ये, जूम आउट कैसे होता है ये, हाँ ये हुई ना बात। देखो अभी क्या प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब पूरा क्लास ऐसा खाली होता है ना बच्चा, तो ना आवाज गूंजती रहती है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आवाज जो है वो गूंजती रहती है मेरी, इसलिए मेजोरिटी ऑफ द माइक्स जो है ना वो मेरे को काम ही नहीं आते। मेरा भाई सर ना कोई दूसरे जैसा ऐसा कोई रिकॉर्डिंग का स्टूडियो वूडियो नहीं है। देखो ये एल्यूमिनियम पार्टीशंस लगे हुए, ठीक है, अपने मेनली ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे बंदे हैं। आ जाओ वापस आ जाओ तो ये मैंने आपको मेरे क्लास का टूर करवा दिया, तो इसीलिए ना ये आवाज थोड़ी गूंजती रहती है।
तो दैट इज वाई मेजोरिटी माइक में इतनी क्वालिटी नहीं आ पाती। हाँ बट भले ऑडियो में क्वालिटी कम है बट कंटेंट में क्वालिटी कभी कम नहीं होती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। Which are the following function of a time represent the simple harmonic motion? Periodic motion but not simple harmonic and non-periodic motion. Give reason for each of the cases. Simple question है, पहला ले लेते हैं sin ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो बेटा जब भी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा ना तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फंक्शन x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों ये फंक्शन सर? तो ये फंक्शन इसलिए बिकॉज जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करके इसका एक्सेलरेशन निकालोगे देन यू विल फाइंड दैट इसका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और अपने को यही तो चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे ना मैं इसको कैपिटल ए कर देता हूँ एम्पलीट्यूड को, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको आगे क्वेश्चन में कि सिंपल हार्मोनिक पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और इन दोनों को दो बार डिफरेंशिएट करना आपको पता चलेगा इस फंक्शन सेट हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं। अब यहाँ पे साइन कॉस दोनों है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है ना तो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक रहता है। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखना सिंपल सी बात है बच्चों। साइन के साथ 1 है, साइन के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं डी। कॉस के साथ क्या है -1 है तो उसको हम कहते हैं सी। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी √2। दैट्स द एम्पलीट्यूड। दूसरा इसका फेस क्या हो जाएगा तो फेस हो जाता है tan इनवर्स ऑफ सी बाई डी। सी का वैल्यू है -1, डी का वैल्यू है 1, ठीक है। tan इनवर्स का आ गया तो जो फेस है वो हो जाएगा -π/4। tan का वैल्यू 1 कहाँ आता है π/4 पे, माइनस है तो -π/4। मतलब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट फंक्शन x इक्वल टू कितना एम्पलीट्यूड है √2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आया है -π/4। दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन a साइन ओमेगा टी प्लस और -5। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है। थियरी में देखोगे तो इसके और एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड है साइन क्यूब ओमेगा टी। देखते हैं साइन क्यूब में क्या होगा, ये भी लिखा हुआ है। तो बी है साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, अब मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, एंड द फॉर्मूला ऑफ द साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से बोलो साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले लो, साइन 3 थीटा सामने जाएगा तो आई कैन राइट हियर दैट साइन क्यूब ओमेगा टी, इसको इस तरफ ले लिया, ये सामने जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 साइन ओमेगा टी। ये इस तरफ जाएगा माइनस साइन 3 ओमेगा टी, और इसका जो 4 है हमने इसको सामने लिया तो इधर 4 होना चाहिए, वो 4 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा नीचे, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ये भी साइन का फंक्शन आया, ये भी साइन का फंक्शन आया, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, ठीक है। तो दोनों इंडिविजुअली तो पीरियोडिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होगा। दोनों इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक भी है बिकॉज दोनों साइन फंक्शन है, बट दोनों का सुपरपोजिशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको ये वाला टर्म नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x नहीं मिलेगा। तो दोनों टर्म इंडिविजुअली पीरियोडिक भी है, सिंपल हार्मोनिक भी है, बट दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो पीरियोडिक तो रहेगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को टाइम पीरियड निकालना है ना, गिव द पीरियड ऑफ द मोशन, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू simple harmonic motion is not simple harmonic motion as they have different frequency, as they have different frequency, but ये periodic रहेगा, it is periodic function। what is the time period, बहुत सिंपल सा बताता हूँ। तो ये टर्म का टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ω, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2π/3ω, इसका होगा 2π/ω, इसका होगा 3π/3ω। दोनों का एलसीएम क्या आएगा
2 पाई बाई ओमेगा एंड 2 पाई बाई 3 ओमेगा, एलसीएम विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई ओमेगा विच इज सिंपली एलसीएम ऑफ, एक का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, दूसरे का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 3 ओमेगा। ऑलराइट, बाल के खाल निकालनी पड़ेगी सब में। अगला देखो भाई, यार जगह भी नहीं दिया ज्यादा, यूज निकाल देना पड़ेगा। तो स्किन इन्फेक्शन हुआ है ना यार, इतना खतरनाक, ये सब लाल लाल हो जाता है। अभी ना थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है कोई नहीं कोई नहीं, you have to beat, you have to dance on a beat, whatever comes doesn't matter, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो तो, 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा, याद रखना सब लोग, 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। चलो cos का फंक्शन है, ऑब्वियसली cos का फंक्शन है तो सिंपल हार्मोनिक रहने वाला है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या टर्म है 2 ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, तो ये इजी था। नेक्स्ट चेक करते हैं, cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 5 ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 5 ओमेगा टी। अभी वापस देखो, सारे फंक्शन cos है, cos फंक्शन पीरियोडिक भी होता है, सिंपल हार्मोनिक भी होता है। फ्रीक्वेंसी चेक करो, इसका ओमेगा है, इसका 3 ओमेगा है, इसका 5 ओमेगा है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो कॉम्बिनेशन जो है पीरियोडिक तो रहेगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा, जो मैंने आपको आगे बताया, क्योंकि सबके फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो वेल राइट हियर, दैट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन as and frequencies are different, as the frequencies are different, so that is not a simple harmonic motion। ये फ्रीक्वेंसी कैसे है बच्चों, अलग अलग है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहने वाला है ये, बट पीरियोडिक रहेगा, क्योंकि सारे फंक्शन पीरियोडिक है, उसका कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक ही रहता है। व्हाट इज टाइम पीरियड, अब देखना, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 3 ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 5 ओमेगा। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री, ऐसा क्या है जो तीनों में अंदर कॉमन आएगा, दैट इज 1, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 5, व्हाट इज एलसीएम, अरे 1 बाई 15, क्या होता है एलसीएम, 15 होगा ना। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, आई विल सिंपली राइट लाइक दिस, एलसीएम ऑफ 1, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 5 इज, कितना होता है इन तीनों का एलसीएम, तीनों में आए, तीनों में आए क्या होगा 15, आप थोड़ा चेक करना ना मैथ्स, तो एलसीएम इज 15, आई गेस 15, 15 जो है 1 में 1 इंटू 15 भी हो जाएगा, 1 बाई 3 इंटू 15 में भी आएगा, और 1 बाई 5 भी आएगा, है ना, सही है, तो इट इज 1 बाई 15, एलसीएम इज 1 बाई 15। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है इसके अंदर, 1 बाई 15 आएगा 15 आएगा, कि फिर 1 ही आएगा ना, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई, हाँ 1 ही आएगा। ओ भाई चमन लोग क्या कर रहे हो, एलसीएम इज 1 ओनली, पूरा फिजिक्स आता है, बट ऐसे लल्लू पंजू जैसे स्टेप आता है ना, उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 1 ओमेगा, दैट्स अ टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि अब 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 3 सा भी 1 आएगा, एंड 1 बाई 5 5 सा भी क्या आएगा 1 आएगा, तो इन तीनों का जो एलसीएम है दैट इज गोइंग टू बी 1। ओके नेक्स्ट देखो क्या फंक्शन है, अभी ये तो इजी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव दिया है, इसका मतलब 1 अपन होगा e रेज़ टू ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये ओवरऑल फंक्शन तो डिक्रीज ही होने वाला है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, टाइम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फंक्शन डिक्रीज होगा, तो ये तो रिपीट ही नहीं होने वाला है, तो ये तो नॉन पीरियोडिक है। अगर नॉन पीरियोडिक है तो सिंपल हार्मोनिक तो होने ही नहीं वाला है। 1 प्लस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ले जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सवाल ही नहीं है, टाइम बढ़ेगा तो ये फंक्शन आपका बढ़ने ही वाला है, रिपीट होगा ही नहीं वापस, तो इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। लो बेसिक क्वेश्चन हुए, बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक। चलो अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला है तो मजा आएगा, लेट्स सी। चलो अगला सवाल, अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्ड देखा मैंने SHM, between 2 points A and B 10 centimeter apart, take the direction from A to B as positive and give the signs of velocity, acceleration and force on particle when it is,
ठीक है, तो मैं इधर ही एक काइंड ऑफ अ टेबल बना देता हूँ। मुझे किस किस का साइन देना है? मुझे साइन देना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स का, तो मैं एक्स का भी साइन लिखूंगा यहाँ पे। आई राइट द साइन ऑफ एक्स। तो यार तो कहाँ बनाया टेबल, बोले इसका है, इधर बना दे ऐसे 5 कैसे ना, ए बी सी, 6 है, डी ई एन एफ, like this. I want a sign of x, b, a and force f. ठीक बा? हाँ, चलो इधर आंसर आ जाएंगे सारे। पॉइंट से ए टू बी एक ही कलर से लिखते हैं सब। ए टू बी डिस्टेंस है दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेन पोजीशन, लेट्स से ओ, और ये डायरेक्शन को लेना है, ए से बी लेना है आपको प्लस, तो बी से ए वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस। एस सिंपली द कॉल्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला गैस कहां पर है, जब पार्टिकल कहां पर है, एट पॉइंट ए पॉइंट, मतलब ये ए केस आपका यहाँ पर एट द एंड ए, एक्सट्रीम पॉइंट, ए तो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्स आपका इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। नहीं यार वो साइन ऊपर लिखना था, एक सेकंड, तो इधर कहाँ घुसा दिया, तो ऊपर लिखते हैं, ए केस तो यहाँ पर है, साइन ऑफ एक्स बी ए एन एफ। चलो पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्स, सॉरी ये ए बी सी डी एफ। चलो बच्चों ध्यान, यहाँ पे आप एकदम क्लियर करते हैं इसको। तो पार्टिकल कहां पर है, पॉइंट ए के ऊपर है। ठीक है, ए पॉइंट कहां पर है आपका, इस तरफ है, इस तरफ मतलब नेगेटिव, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि एक्सट्रीम से पार्टिकल को रिटर्न आना होता है। तो एक्सट्रीम पे एक पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है, फिर पार्टिकल रिटर्न आता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक सिंपल रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो आपको पता ही होना चाहिए, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। तो एक्स और ए का जो रिलेशन है उसमें अपोजिट साइन आता है। थियरी में भी सिखाया था कि एक्स के ग्राफ को इन्वर्ट कर दो तो आपको ए का ग्राफ मिल जाता है। तो अगर आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव एंड फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स एफ क्या होता है, एम ए। सेकंड केस में पार्टिकल कहां पर है, चेक करते हैं, इज एट पॉइंट बी एंड बी, या मतलब सेकंड केस में पार्टिकल यहाँ पर है, इस पे इस तरफ है, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉइंट है, अगेन वेलोसिटी जीरो। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव। तुमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन क्या करके जाने के, और इन्हीं चीजों में ना डिटेल में समझना जरूरी होता है, इससे भी चीजों में मार्क जाते हैं। नेक्स्ट देखो, कहां पर है पार्टिकल, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए, यहाँ पर है, सी केस ये है, एट द मिड पॉइंट गोइंग टुवर्ड्स ए, इस तरफ जा रहा है वो, गोइंग टुवर्ड्स ए, ऐसे जा रहा है वो, सी केस, हाँ डी दिख रहा है ना ये लाइन की वजह से, हाँ केस सी। तो पार्टिकल मेन पॉइंट पे है, मेन पॉइंट पे है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। पार्टिकल जा किस तरफ रहा है, इस तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव, इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, सी केस के अंदर। डी में पार्टिकल कहां पर है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, तो बी से 2 सेंटीमीटर पे लेट्स से यहां पर, और गोइंग टुवर्ड्स ए, ये डी केस। ठीक है, ध्यान से देखो, पार्टिकल कहां पर है, इस तरफ है कि इस तरफ है, अभी इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब एक्स का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव। जा किस तरह है पार्टिकल, इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ए, ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। मजा आया ना, क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स ई, कहां पर है वो पॉइंट, चेक करते हैं, ई पॉइंट, ए से 3 सेंटीमीटर यहां पर है, कौन सा, ये ए बी सी डी ई, ए से 3 सेंटीमीटर गोइंग टुवर्ड्स, इस तरफ जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स बी। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ सारा। तो एरो को छोटा करते हैं, बहुत बड़ा एरो हो गया है ना। चलो ई केस ये रहा, गोइंग टुवर्ड्स बी। चलो पहले ये चेक करो, पार्टिकल किस तरफ है, राइट पे है कि लेफ्ट पे, लेफ्ट पे है, मतलब एक्स इज नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। क्या किस तरफ वाला पार्टिकल, इस तरफ के इस तरफ, तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये क्या डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा आपका पॉजिटिव। लास्ट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, सिमिलर केस है,
बी से 4 सेंटीमीटर, लेट्स से यहां पर है वो लास्ट वाला आपका एफ, क्या कहा रहा है, टुवर्ड्स ए जा रहा है, टुवर्ड्स ए। आप थोड़ा बड़ा फिगर बना लीजिएगा, ऐसे इसमें मार्क इसी के होते हैं, बट समझ में आना चाहिए ना एग्जैक्टली है क्या। तो पार्टिकल है कहाँ पर, इस तरफ के, इस तरफ, सर इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब एक्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव, एफ नेगेटिव, उल्टा साइन। जहाँ किस तरफ रहा है डायरेक्शन चेक करो, टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। आई बात समझ में कैसे करना है, तो पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक। अभी तुम्हारे सर तुमको 4 बार बता चुका है कि सिंपल हार्मोनिक में फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स तो है, बट माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, तो इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर है, नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स है, नेगेटिव साइन भी है, मतलब सिंपल हार्मोनिक। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब है, नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। डन डन। अगला सवाल, चलो टना टन टन। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये, स्पेस लाइन, स्पेस क्यों नहीं छोड़ा यार, ये मजाक है क्या, मजाक कर दिया सर, स्पेस भी नहीं छोड़ा आपने। कितने क्वेश्चन है देखो, ये सर्कल वाला निकालना पड़ेगा। हो 18 क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है। कोई नहीं, चलो इसके लिए पहले मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। पानी वानी पी लो तब तक तुम लोग। चलो क्या करना है देखो, एक क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, और कुछ इनिशियल कंडीशन दी है। ऐसा कहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन, मतलब x का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड क्या होगा एंड इनिशियल फेस एंगल फाई क्या होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल ओमेगा दे दिया पाई सेकंड इनवर्स। अब यही क्वेश्चन में ऐसा बोला कि अगर cos की जगह पे साइन फंक्शन है और यही सेम कंडीशन है, देन व्हाट वुड बी योर आंसर। अभी ला देते हैं, धराधर ला देते, ठीक है। चलो फंक्शन क्या है, x एट टाइम t इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस 5। मुझे पहला कंडीशन दिया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पोजीशन x दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रहा टाइम t इक्वल टू 0 पे x है 1, तो x की जगह रखेंगे 1, a पता नहीं है, टाइम की जगह रखेंगे 0, बचा यहाँ पे 5। तो मुझे पहला इक्वेशन मिला 1 इक्वल टू a cos 5, सॉलिड इक्वेशन नंबर 1 मिला, मिला मिला मिला, ये मिला मुझे पहला इक्वेशन, ठीक है, 1 इक्वल टू a cos 5। आगे देखते हैं, अब मुझे सेकंड दिया इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट, a एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 एंड ओमेगा t प्लस 5 का डेरिवेशन वापस क्या हो जाएगा, ओमेगा। कंडीशन रखते हैं, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या रखना है, ओमेगा। तो कंडीशन है टाइम t इक्वल टू 0, मुझे रखना है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा। आ जाओ यहाँ पे, तो वेलोसिटी की जगह रखो ओमेगा, ये a ओमेगा माइनस साइन आगे ले लो, साइन ओमेगा इंटू टाइम रखना है 0 प्लस 5। कुछ नहीं करा है, v की जगह ओमेगा रखा, टाइम की जगह 0 रखा, दिया है क्वेश्चन में जो दिया है वो रखना पड़ेगा आपको, कंडीशन है कि नहीं, रख दिया। ओके, तो इक्वेशन क्या बना तुम्हारा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1, तो तुम्हें मिलेगा 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5, तुम्हें मिलेगा 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5। क्या मिला बेटा, 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में था 1 इक्वल टू ए कॉस 5, इक्वेशन 2 में है 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5। सिंपली दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो यू गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ए स्क्वायर निकलेगा कॉमन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो ए आ जाएगा √2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सेंटीमीटर में, यह आ गया एम्पलीट्यूड। बेस पाई निकालना है, रेशियो करते हैं, चलो साइन बाई कॉस करते हैं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में है 1 इक्वल टू ए साइन 5,
और इधर है तुम्हारा 1 इक्वल टू a cos फाइव। कुछ तो गलती करी है तुम्हारे सर ने, माइनस साइन खा लिया। टेक द रेशियो, a वुड बी कैंसल, तो जो मिलेगा -1 इक्वल टू साइन बाई कॉस tan फाइव, a वुड बी कैंसल, -1 इक्वल टू tan फाइव, तो फाइव का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव π/4। कितना आ गया वैल्यू? नेगेटिव π/4। ठीक है, बाहर कोई आया है, 1 मिनट ना बच्चा, कोई नहीं, हमारे बच्चा लोग ही थे। ठीक है, ओके चलो, तो फेस आ गया -π/4 हो गया। अब यही सेम काम बच्चों आपको फंक्शन चेंज करके करना है, वो आप करोगे खुद से। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको फंक्शन चेंज करके b sin ओमेगा t प्लस अल्फा करना है। x इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस अल्फा करना है। कंडीशन सेम है, टाइम t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू रखना है 1 सेंटीमीटर एंड v का वैल्यू रखना है ओमेगा। आपको इसमें निकालना है ये p मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, और आपको निकालना है फेस अल्फा क्या है। तो आप ये सेम स्टेप्स फॉलो करोगे एंड यू विल गेट मी द आंसर कि सर सही आंसर क्या आ रहा होगा। हो जाए तो कमेंट में लिख देना सही आंसर क्या आ रहा है इसका। कुछ खुद तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना बैठा बैठा आपको लालवा खिलाते जाए, ले खाते जाओ। नेक्स्ट देखो, चलो, a spring balance has a scale that reads 0 to 50 and the length of scale is कितना सेंटीमीटर? लेंथ ऑफ स्केल इज कट गया वहां पे, एक सेकंड, एक कट कैसे गया? क्रोप, क्रोप कहाँ पर है क्रोप? हाँ हाँ, तो 1 सेंटीमीटर लिखने वाला था। हाँ, अच्छा है नहीं लिखा। अब इसको ओके कैसे करेंगे, कहाँ से करें, कौन सी स्लाइड है ये? हाँ, कट गया था बेचारा, होता है चलो। क्लैरिटीज, तो स्प्रिंग बैलेंस का स्केल 0 से 50 केजी रीड कर सकते हैं और लेंथ ऑफ द स्केल है 20 सेंटीमीटर। मतलब जब 50 केजी पूरा लटकाएंगे ना उसके साथ, तो उसका स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगा? 20 सेंटीमीटर। यहां से पहले मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल लेता हूं। So I can very simply write that to find the spring constant, I'll simply use the spring force equation F equal to kx. And as I can see in the question कि जब टोटल 50 kg इसके साथ लटकाया जाएगा, 50 kg मतलब 50g, तो उसकी स्केल की लेंथ कितनी बढ़ेगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2। तो जो k का वैल्यू है बच्चों, ये आ जाएगा 50 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 0.2, राइट। 50 बाई 0.2 इज 250, 250 इंटू 9.8। आप करना कैलकुलेशन, मैं तो कैलसी यूज करता हूँ, वो भी थोड़ी मैं सिखाऊंगा। सीबीएसई वाले खाली खाली डरते रहते, तुम्हारे पेपर में कोई इतने भारी कैलकुलेशन आते ही नहीं है कभी भी। तो फोर्स कांस्टेंट हो जा रहा है 2450 न्यूटन पर मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप तुमको इतना समझ में आ गया। 50 केजी लटकाने से स्केल का लेंथ बढ़ा है 20 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू के एक्स से पहले के निकाल लो। अब क्या बोला? बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। अब कोई और वेट लटकाया तो इट ऑसिलेट्स विद द पीरियड ऑफ 0.6, तो उस बॉडी का वेट क्या होगा? तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। किया है प्रूव इसको? किया है सर। क्या करा आपने? ऐसे नीचे वेट लटका के इसको ऑसिलेट करवाया, तो इसका टाइम पीरियड बनता है 2 पाई अंडर m बाई के। कितना टाइम पीरियड दिया है? 0.6, 2 पाई। मास अपने को नहीं पता है, k का वैल्यू अपने फाइंड करा है 2450। स्क्वायर करेंगे 0.36, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, स्क्वायर करके यहाँ बचेगा m इंटू 2450। सिंप्लीफाई करें, करना तो पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, क्या आ जाएगा? 0.36 इंटू 2450, 2450 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर, ये आ रहा है 22.36 kg। अब लोगों को पूछा है वेट, तो वेट क्या होता है? m इंटू जी, 9.8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा 219.2 न्यूटन। दैट्स द वेट। इतना अननोन वेट आपने लटकाया होगा। तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फोर्स कांस्टेंट निकालना है, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों को ना ये फॉर्मूला तो पता ही होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, बट वो ये k नहीं ढूंढ पाते, k कहाँ से आएगा? तो k मतलब फोर्स कांस्टेंट, उसके लिए दे ही दिया है 50 kg अटैच करने पे 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग इलोंगेट होगा, तो F इक्वल टू के एक्स से पहले k निकाल लिया जाए।
बात खत्म करी जाए, अगले सवाल पे जाया जाए। चलो, इजी लग रहा है ये तो। क्या करना है? स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है इसका 1200 is mounted on a horizontal table, a mass of 3 kg attached to the free end of the spring and then it is pulled sideways by a distance of 2 centimeter. कितना खींचा इसको? अब मैंने 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर। तो छोड़ोगे तो ये +2 से -2 से +2 से -2 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो क्या आएगा? 0.02 मीटर आएगा, है ना? क्योंकि वो +2 से ही आपने खींच के छोड़ा ना उसको, तो वो +2 से बाहर तो जा नहीं पाएगा। वो 0 से +2 0 -2 0 +2 0 -2 इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। हाँ, क्या क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसमें कैलकुलेट नहीं करूंगा। वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ओमेगा इज इक्वल टू √of k/m। सो ओमेगा इक्वल टू 2πf, 2π नीचे ले लो। ये आ गया आपका पहला आंसर फ्रीक्वेंसी का। दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों इसको थियरी में प्रूव किया था दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर खाली वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए एंड मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू ए एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ये सब अब मैंने थियरी में किया था। तो इधर पहले ओमेगा फाइंड कर लो, एम्पलीट्यूड यहाँ पे है क्वेश्चन में, के है, एम है, वैल्यूज डालो, धमाधम दम आंसर निकाल लो। जाए आगे, चलते चलो आगे। क्या कहा अगला क्वेश्चन? ओके, लेट्स सी। कुछ आया इन द एक्सरसाइज 13.9, मतलब इसी क्वेश्चन में। लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ द मास व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एज x इक्वल टू 0। तो ये आपका केस था ना, ऐसा कुछ स्प्रिंग था, यहाँ पे मास था, तो ये जो नेचुरल लेंथ है उसको लेना है x इक्वल टू 0 एंड द डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। while give the x as a function of time t for the oscillating mass if at the moment we start the stopwatch time t equal to 0। अभी आपने इसको ना खींच के छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। कहां से कहां ऑसिलेट होगा? +2 से लेके -2 के बीच में। तो आपको घड़ी कब चालू करनी है? तो आपको घड़ी चालू करनी है व्हेन इट इज एट अ मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे है वो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कहां पर है वो? 0 पे है। तो अगर मैं पहला आंसर लिखूं एट टाइम t इक्वल टू 0, अगर ये x उसका मीन पोजीशन है, मतलब 0 है, तो 0 पे 0 कौन होता है? कौन सा फंक्शन 0 पे 0 होता है? साइन। साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। हाँ क्या ना? ऑब्वियसली यस, साइन 0 इज 0। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? x इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू है क्वेश्चन में, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से जो भी आया वो रख देना √k/m करके, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन क्यों यूज करा? बिकॉज स्टार्टिंग में टाइम 0 पे पोजीशन भी क्या है? 0 है। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द फंक्शन साइन ओमेगा टी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन 0 0 हो जाता है। अब एक और बात समझो बच्चा, कि 0 से वो इस तरफ जा रहा था पहले कि इस तरफ जा रहा था, वो भी नहीं पता है। तो टू मेक इट मोर क्लियर, जो सोल्यूशन में शायद नहीं दिया हो बट ज्यादा क्लैरिटी के लिए, अगर वो स्टार्टिंग में इस तरफ जा रहा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी पहले स्टार्टिंग से। अगर वो 0 से इस तरफ जा रहा है तो पहले x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल है। प्लस भी हो सकता है, प्लस कब? जब वो 0 से इस तरफ जाए, और माइनस कब? जब वो 0 से इस तरफ जाए पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अगला सवाल चलो। अब मैं अभी देखो कितना टाइम हो चुका है ऑलरेडी इसमें ना, 38 सेकंड 38 मिनट तो हो चुका है। वो मुझे को समझ ही नहीं आता, वो 20-20 25-25 मिनट के वन शॉट लोग कैसे बना देते हैं। इतने इतने मिलियन व्यू होते हैं उसके ऊपर। सब स्कीम है, सब स्कैम है। कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया मेरी वैल्यू करेगी। आज तो मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लो। करंट स्टेट के ऊपर यूट्यूब पे मेरी वैल्यू 0 है, वैल्यू है ही नहीं मेरी। पर मुझे पता है ना कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब जितने स्टूडेंट्स है ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी बच्चे होंगे वो सारा मेरा वैल्यू करेंगे। वो समझेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे एकदम क्वालिटी कंटेंट डिटेल में दिया गया था, डिटेल में दिया जा रहा है। उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ, उसी दिन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं ऐसा देख के चलूँ कि भाई पास्ट में मैंने क्या हासिल किया यूट्यूब से, तो कुछ भी नहीं। तो मैं यूट्यूब कब का छोड़ चुका होता, कब का मतलब कब का छोड़ चुका होता।
बट एक कहीं ना कहीं मन में एक होप है कि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब क्वालिटी कंटेंट का वैल्यू होगा होगा वेटिंग फॉर दैट डे, जब भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलो। व्हेन इट इज एट मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन, तो मैक्सिमम स्ट्रेच मतलब वो जब यहाँ पर है, मतलब स्टार्टिंग वो मैक्सिमम है, तो अगर वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम है तो आई कैन राइट द फंक्शन x इक्वल टू, आई पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, x कैसा है मैक्सिमम स्ट्रेच्ड, मतलब प्लस a पे है, वो कहाँ पर है, वो प्लस a पे है। तो स्टार्टिंग में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होता है, ऑब्वियसली cos, तो वी कैन राइट हियर x इक्वल टू a cos ओमेगा t, क्या लिखेंगे x इक्वल टू a cos ओमेगा t। इफ आई पुट t इक्वल टू 0 आई विल सिंपली गेट cos 0 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू a 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। इधर भी अपने मार्किंग नहीं किया, और ये अपने इसको सेंटीमीटर में रखा, तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। चलो सी केस में देखो, एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेस्ड, कंप्रेस मतलब इस तरफ, मतलब स्टार्टिंग में x क्या होना चाहिए, -2। अब स्टार्टिंग में cos +1 भी हो सकता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी हो सकता है। देखो ध्यान से मैं फंक्शन लिखता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। t इक्वल टू 0, x का वैल्यू है -a, कैन आई राइट लाइक दिस, x इक्वल टू -2 cos ओमेगा t। सोच लो, t का वैल्यू 0 रखो, देख लो आपका आंसर आ जाएगा, t 0 cos 0 इज 1, आ गया x इक्वल टू -2। स्टार्टिंग में वही कहा है ना, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, राइट। तो अब इन तीनों में फर्क क्या है, ये तीनों फंक्शन में फर्क क्या है, ऐसा भी पूछा है। इन व्हाट वेज दिस फंक्शन डिफर, इन फ्रीक्वेंसी नो, फ्रीक्वेंसी सब में सेम है ओमेगा, एम्पलीट्यूड भी सब में सेम है 2 सेंटीमीटर, और इनिशियल फेज, यस द डिफरेंस इज इन इनिशियल फेज, इधर इनिशियल फेज 0 है, इधर इनिशियल फेज 90 है, इधर इनिशियल फेज -90 या 3π/2, राइट। तो अगर मैं सबको साइन के फॉर्म में लिखता ना, तो आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको मैं साइन के फॉर्म में लिखता तो आई वुड हैव रिटन साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। तो फर्क क्या है तीनों में, इसमें फेस इनिशियली 0 है, इसमें π/2 है, इसमें 3π/2 है। सो वी राइट हियर ऑल दिस डिफर इन इनिशियल फेस, इनिशियल फेस में डिफरेंस है सब में, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। चलो आगे, ओके पहले इसको साफ करना पड़ेगा, कि मैंने आंसर ऑलरेडी जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था ना, तो लिख दिया था इसका, तो आई हैव टू क्लियर इट फर्स्ट। फिर एक और स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद का स्लाइड भी, सर्कल बनाने वाला स्लाइड भी लिखा हुआ है, लेट्स क्लियर इट, ठीक है। चलो अब काम करते हैं, आ जाओ। तो अब मैंने एक टॉपिक सीखा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, परछाई, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पार्टिकल सर्कल में घूमे तो उसका प्रोजेक्शन क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में आपका पार्टिकल इधर है, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन किसका लिखना है, आपको इक्वेशन लिखना है एक्स प्रोजेक्शन का। तो एक्स प्रोजेक्शन का जो इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू a cos phi ओमेगा टी, प्लस माइनस हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले डिसाइडेड बाय साइंस ऑफ रोटेशन, ओके। चलो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो a इक्वल टू 3 cos। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया है 2। इनिशियल फेज पार्टिकल यहाँ पर है, ये कितना एंगल होता है, इधर से स्टार्ट करो तो 270 मतलब 3π/2 है ना, π/2 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 3π/2। तो जो इनिशियल फेज है बच्चों वो है 3π/2। नाउ चेक द सेंस ऑफ रोटेशन, वो ऐसे घूम रहा है, तो एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली जब ऐसे घूमेगा तो एंगल वापस कम होता जाएगा 270 में से, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल डिक्रीज होने वाला है। अगर वो ऐसे घूमता तो एंगल और प्लस होता, तो टाइम वाला कम प्लस करते हैं। चलो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t, 2π टाइम पीरियड इनटू स्मॉल t। तो इसका आंसर बनेगा x इक्वल टू 3 cos
3π/2 माइनस पाई इंटू टी, पाई इंटू टी, दिस इज द आंसर। ये बनता है यहाँ पे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स अगर किसी को आता है तो उसको पता होगा कि 90 का मल्टीपल है तो साइन विल बिकम कॉस, 90 के मल्टीपल में कॉस क्या बन जाएगा, साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ आएगा पाई टी। यू कैन ऑल्सो राइट इट, दोनों सही आंसर। आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। अब देखो बच्चों, इसमें ना मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। कोई बच्चा अगर ऐसा सोचे कि मैं एंगल यहां से मेजर करूं, तो दिस एंगल इज इनिशियली -90, यहां से आप ऐसे मेजर करोगे तो -90, और उसमें फिर और माइनस होता जाएगा टाइम के साथ। तो जरा मल्टीपल वेज अपने ना यूजुअली एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, जो अपने ऑलरेडी करते आए हैं 9th, 15th, 10th स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर। हाँ हाँ हाँ, चलो इधर आ जाओ। स्टार्टिंग में कहाँ पर है पार्टिकल, इधर है, तो ये 90, ये 90, तो इनिशियल फेस है यहाँ पे 180, मतलब पाई, ओमेगा हो जाएगा 2π टाइम पीरियड दिया है 4, ये रहा आपका। एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 2 मीटर, तो एक्स प्रोजेक्शन हो जाता है x इक्वल टू a cos phi ओमेगा t, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। चलो एम्पलीट्यूड दिख रहा है 2, cos इनिशियल फेस है पाई, किस तरफ जा रहा है देखो, ऑलरेडी पाई है और वो ऐसे घूम रहा है, तो एंगल और बढ़ेगा, ऑलरेडी 180 है, इधर तो ऑलरेडी है, घूमेगा इस तरफ जा रहा है तो और उसका एंगल बढ़ेगा टाइम के साथ, तो इधर आएगा प्लस। तो एक आप डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, 2 cos पाई प्लस ओमेगा टी। अब देखो पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉस रिमेन कॉस। क्वाड्रेंट चेक करो, तो पाई मतलब यहाँ पे आता है, उसमें प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये ब्रैकेट ना मुझे बहुत खींचते हैं, अगर सही नहीं बने ना तो दोनों आंसर सही है। बोलो समझ आया। तो हमने लिखा सर्कल पर से एक्स प्रोजेक्शन, अब रिवर्स चलते हैं। रिवर्स में आपको प्रोजेक्शन दिए है, उसमें से लिखने हैं सर्कल्स, है प्रोजेक्शन में से क्या लिखने हैं, सर्कल। सुनना बड़े ध्यान से, हाँ, इसको अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और अगर इजी वे में करना है देन हाउ कैन वी डू, आई विल टेल यू। इसमें भी बच्चों मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, कोई एक सिंगल आंसर इसका नहीं होता है। तो सबसे पहले तो एक्स प्रोजेक्शन है ना, तो मुझे यहाँ पे साइन की जगह कॉस चाहिए, इधर कॉस ही है, इधर भी साइन की जगह कॉस करना पड़ेगा, इधर कॉस ही है। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है x इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस π/3, राइट। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वापस बता रहा हूँ, जो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है मैं इसको इजीएस्ट वे में करूंगा, इजीएस्ट वे में। सो इफ आई डू इट इन इजीएस्ट वे, सो आई कैन राइट लाइक दिस 2 इंटू माइनस साइन, राइट। अब मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आइडेंटिटी ऐसा कहती है कि कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाता है नेगेटिव साइन थीटा। सो आई विल यूज दिस आइडेंटिटी, कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 प्लस, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, राइट। हाँ चलो ध्यान यहाँ पे सबका। सो मैं ये माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा इज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा। हाँ क्या ना, हाँ सर, हाँ चलो, तो आगे आंसर आपका 2 cos π/2 प्लस π/3 क्या होता है, 5π/6 प्लस 3t। देखो मुझे सारे वैल्यू मिल गई, अब मैं इसमें सर्कल बना लूंगा, ये हो जाएगा सर्कल का एम्पलीट्यूड मतलब रेडियस, ये हो जाएगा इनिशियल फेस फाई, ये प्लस साइन क्या दिखाता है कि सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, एंगल और बढ़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो भी एंगल है उसमें और प्लस होता जाएगा। और ये 3 क्या है उसका, ओमेगा, ओमेगा इज 3, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/3 सेकेंड। तो इफ आई ड्रॉ द सर्कल, ठीक है, सर्कल का रेडियस रखना है 2, मैंने रख दिया यहाँ पे 2, स्टार्टिंग में पार्टिकल है 5π/6, 5π/6 कितना होता है, 5/6 मतलब 30 डिग्री, 5 into 30 is 150 डिग्री, तो इट इज ऑन 150 डिग्री, 150 डिग्री का यहाँ पे आएगा,
तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये इधर है, तो आई जस्ट ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, तो दिस एंगल इज 5 पाई बाई 6, ये 2 मीटर वॉट एवर, ठीक है, इट इज 5 पाई बाई 6, राइट। किस तरफ घूम रहा है मैंने पहले ही बता दिया, ये घूम रहा है ऐसे, ये एंगल और प्लस हो रहा है, एंड टाइम पीरियड बाजू में लिख सकते हो 2 पाई बाई 3, देखो बना दिया सर्कल, ठीक है। मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता था, मैं अगर ये माइनस साइन को डायरेक्ट अंदर जाने देता और फिर साइन को मैं ऐसे लिखता cos 90 माइनस देता तो भी हो सकता था। तो इसमें आप अगर स्कूल में अगर आपको कोई आंसर गलत देते हैं ना, अगर आपको थोड़ा मैथ सही है तो आप डिबेट कर सकते हो, समझे, थोड़ा मैथ्स अगर सही है तो आप फिजिक्स वाले टीचर के साथ जाके लड़ सकते हो, क्योंकि हर एक फिजिक्स वाले टीचर का मैथ्स इतना पावरफुल हो जरूरी नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर्कल तो बहुत ही ईजी है, वो तो डायरेक्ट इधर ही बन जाएगा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली विजिबल, आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एम्पलीट्यूड विल बी 1, फंक्शन ऑलरेडी कॉस सेट है, तो इनिशियल फेज पाई है पाई बाई 6, माइनस साइन है बीच में, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल कम होगा, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 1 सेकंड, ठीक है। तो अगर इसका सर्कल बनाए अपने, तो स्टार्टिंग इज पाई बाई 6, 60 डिग्री, टाइम टी इक्वल टू 0, दिस इज वेयर द पार्टिकल इज, कितने फेज पे, पाई बाई 6 पे, एम्पलीट्यूड है 1 मीटर, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है उसका, क्लॉकवाइज, बिकॉज एंगल माइनस हो रहा है टाइम के साथ, देखो एंगल क्या हो रहा है टाइम के साथ माइनस, 30 तो पहले से उसमें से माइनस हो रहा है, तो नीचे जाएगा ना, हाँ परफेक्ट, चलो ओके, टाइम पीरियड लिख दो बाजू में 2 पाई सेकंड, ठीक है, तो देखो ले इसका आंसर आ गया, बराबर, ठीक है, चलो एक स्पेस लाइन छोड़ा है ना, हाँ चलो ओके, बी आ गया, सी में है 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, मैं देख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट है और मुझे दिया है साइन, नहीं चलेगा, कॉस चाहिए, कॉस चाहिए, कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन नहीं है इसके अंदर, तो हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे अपने, यूज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, कॉस पॉजिटिव साइन थीटा आएगा, तो ये सिंपली जो साइन थीटा दिख रहा है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, that will be 3 cos pi by 2 minus pi by 4 would be pi by 4 minus 2 pi t, बन गया इक्वेशन, cos के फॉर्म में आ गया, ये क्या होगा एम्पलीट्यूड, ये इनिशियल फेस, नेगेटिव साइन है मतलब एंगल और घटना चालू करेगा टाइम के साथ, ओमेगा कितना है इसका 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2 पाई दैट इज 1 सेकंड, मेक अ सर्कल क्विकली एवरीवन, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पाई बाई 4, 45 डिग्री एट टाइम टी इक्वल टू 0, दिस इज वेयर योर पार्टिकल इज, एंगल क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, माइनस मतलब सेंस ऑफ रोटेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, टाइम पीरियड लिख दे 1 सेकंड, सर्कल का रेडियस यहाँ पे लिख दो 3 सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर इट इज, लास्ट में आ जाओ 2 cos पाई टी, 2 cos पाई टी है, सही है ना, हाँ चलो कुछ नहीं है साथ में, फंक्शन तो x के साथ cos ही है, चेंज करने का काम नहीं है, कहना राइट लाइक दिस 0 प्लस पाई टी, मैंने सिंपली पाई टी को क्या लिख दिया बच्चों, मैंने पाई टी को लिख दिया 0 प्लस पाई टी, ओके, तो आई कैन वेरी इजीली सी, ये सर्कल का हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा इनिशियल फेस, ये हो जाएगा ओमेगा दैट इज पाई, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई पाई दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड, बीच में प्लस साइन है मतलब एंगल बढ़ेगा, यू कैन वेरी सिंपली ड्रॉ द सर्कल, स्टार्टिंग करना है कहाँ से, 0 एंगल से, और उसमें एंगल फिर टाइम के साथ बढ़ेगा, सर्कल का रेडियस बनेगा 2 और टाइम पीरियड यहाँ पे लिख देंगे 2 सेकंड, चलो बोलो, ठीक है, हाय प्रभु हाय, आ गई क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है ना, गुड, चलो आ जाओ आगे, क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर, टाइम पास क्वेश्चन है ये, एक में मास के साथ स्प्रिंग बांधा है, फोर्स दिया F,
दूसरे में दोनों तरफ सेम मास है और दोनों तरफ से फोर्स दिया है, राइट। आपको बताना है दोनों केस में व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। दोनों केस में स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तुम एक सिंपल बात सोचो, हाँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब इधर तुमने एक्शन फोर्स तो दिया, ठीक है, स्प्रिंग विल इलोंगेट। जैसे ही स्प्रिंग इलोंगेट होगा, स्प्रिंग में जनरेट होगा रिस्टोरिंग फोर्स लाइक दिस। जैसे ही स्प्रिंग इलोंगेट होगा, स्प्रिंग में ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये तो बन रहा है एक्शन रिएक्शन पर, इसका रिएक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियसली दिस, एंड दैट वुड बी सेम व्हिच इज एफ। का मतलब बोथ आर ऑलरेडी इक्वल केसेस, दोनों सेम ही है। इसमें भले आपने मास दिया है नहीं दिया है, बट इस एंड के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एफ। तो ये भी तो वही है, दोनों तरफ फोर्स है। बट यहाँ पे ना एक सिंपल चीज है, इस केस में दोनों ब्लॉक ऑसिलेट करेंगे एंड दे विल ऑसिलेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास बिकॉज एग्जैक्टली दोनों मासेस सेम है। So this point is going to be the center of mass. So they will oscillate about their center of mass, right? अब देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में रहने वाला है, राइट। तो एक तरफ जो स्प्रिंग है उसका लेंथ आधा हो गया और दूसरी तरफ का स्प्रिंग भी लेंथ आधा हो गया। मतलब ऐसे भी ये बिहेव करेगा जैसे कि दो छोटे छोटे स्प्रिंग जो है वो अलग हो गए। इट विल बिहेव लाइक दिस। अब क्योंकि ये स्प्रिंग का लेंथ आधा हो गया ना, तो उसका फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाता है। जितनी स्प्रिंग छोटी होगी उतना वो स्प्रिंग स्टीफ हो जाता है, उसको खींचना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई अगर स्प्रिंग का लेंथ आधा हो रहा है, ऐसा तो पूरा ही है, बट हमने क्या कहा, इट विल ऑसिलेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दोनों तरफ ऐसे इंडिविजुअल ऑसिलेशन होगा। तो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑन आइदर साइड बिकम 2k, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले फाइंड करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। वैसे है, चलो लेट्स गेट दी। ये केस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा केस है आपका MNK, ये ऐसा केस है आपका MMNK, फोर्सेस आर F। चलो फाइंड करते हैं पहले केस के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन। I can write simply F equal to K into X। तो X क्या हो जाएगा, F by K। इधर आ जाओ, इधर हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, हियर बोथ masses oscillate about their center of mass। So as I told you, it will behave like this। The spring constant will be 2K, this is also 2K। So इस तरफ कितना एक्सटेंशन होगा, that is equal to M by 2K, F by 2K। I am simply using F equal to KX। और इधर भी कितना एक्सटेंशन होगा, F by 2K। तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, that will be same, is F by K। तो दोनों में एक्सटेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और इस टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड, इसमें बेटा मजा ये तब आता ना, इसमें मजा तब आता जब दोनों तरफ मासेस अलग अलग होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करते और फिर दोनों तरफ के स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग बनती है और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का एक अलग से कॉन्सेप्ट यूज होता है। बट अभी अपने थोड़ा टेक्स्ट बुक के ऊपर ही रहेंगे, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो टाइम पीरियड T क्या होता है स्प्रिंग मास के लिए, 2 अंडर रूट ऑफ M by K। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ये पॉइंट आपका रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास है ये, रेस्ट में रहेगा। तो इतना ही सिस्टम ऑसिलेट करेगा, ये अपना अपना ऑसिलेट करेगा इस तरफ, ये अपना अपना इस तरफ ऑसिलेट करेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2K, तो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ M by 2K, राइट। ये अपना अपना ऑसिलेट करता रहेगा, ये अपना अपना ऑसिलेट करता रहेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। चलो आगे, 14 पे आ गए अपने, यहाँ सच में रियली खत्म हो रहा है तो अभी। चलो 14 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक, स्ट्रोक इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड व्हिच इज 1।
तो मुझे दिया है ट्वाइस द एम्पलीट्यूड विच इज 1, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 मीटर। इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, 200 दिया रेडियन पर मिनट, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड विच इज 10/3। मुझे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या है 10/3, एम्पलीट्यूड क्या आया 1/2, तो आंसर इज गोइंग टू बी 5/3 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो क्या आंसर आता मुझे बताओ, पूछा तो नहीं। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता तो आंसर क्या आता, सारे बच्चे कमेंट में आंसर लिखो, जो ये लेक्चर देख रहे हैं डिटेल में वो कमेंट में लिख के बताओ कि अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा होता तो आंसर क्या आता। इसी लेक्चर में हमने आगे कवर किया है फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं चलो। Acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7. So gravity on moon is 1.7. What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon? तो surface of the moon पे time period क्या होगा? If its time period on the surface of Earth is 3.5, तो gravity on Earth दिया है आपको 9.8 और simple pendulum का gravity time period on Earth दिया है 3.5। सिंपल पेंडुलम के लिए सबको फॉर्मूला पता होगा, लास्ट थियरी डिराइव किया था जो 90% पेपर में आने के चांसेस है, that says that t equal to 2 pi under root of L by G, so we can write that t on moon by t on earth inversely proportional to G, दिख रहा है आपको, अंडर रूट G इनवर्स आ जाएगा। तो t on moon on डिवाइड बाय t on earth, यहाँ पे अंडर रूट में आएगा ग्रेविटी ऑन मून, इनवर्स है ना अंडर रूट के साथ, और यहाँ पे ऊपर आएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनवर्स, ठीक है। I can write Tm divided by 3.5 is equal to under root of 9.8 divided by 1.7। बच्चे सॉल्व करेंगे इसको खुद से, अभी आगे कर दूं, मैं तो कैलसी यूज करने वाला हूँ। 9.8 by 1.7, 5.76 का अंडर रूट है, तो एक फोन में तो अंडर रूट सब मुश्किल होता है थोड़ा, कितना है 5.76 का अंडर रूट कहाँ आता है, अंडर रूट ऑफ 5.76 2.4 इंटू 3.5, ये आ रहा है 2.4 इंटू 3.5 दैट इज 8.4 सेकेंड। तो मून पे ये पेंडुलम का टाइम पीरियड 8.4 सेकेंड हो जाएगा। गॉट इट, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। A simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in a car. A car is moving on a circular track of a radius r with a uniform speed v. If the pendulum makes small oscillation in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? कहाँ पर है पेंडुलम? पेंडुलम है कार में। कार क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे यूनिफॉर्म स्पीड से टर्न मार रहा है। सुनो ध्यान से, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये कार है, ये पेंडुलम, ठीक है। अब देखो जैसे कार सर्कुलर पाथ पे टर्न मारेगी तो ये कार हो जाएगा नॉन फिक्सिशियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अंदर जो भी है उन सबको एक एक्सेलरेशन मिलेगा विच इज कॉल्ड फिक्सिशियस एक्सेलरेशन। सर्कुलर ट्रैक में कितना एक्सेलरेशन आता है, टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन आएगा कंपल्सरी v²/r, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसके बिना तो टर्न हो नहीं पाएगा। तो अंदर जो पेंडुलम है उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। आप बस में बैठे और बस अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं। तो अगर ये एक्सेलरेशन कार का अंदर की तरफ है, सेंट्रीपेटल है, तो अंदर जो पेंडुलम है उसको बाहर की तरफ धक्का लगना है, तो पेंडुलम को बाहर की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, साथ में ग्रेविटी भी होगा। तो पेंडुलम विल बी लाइक दिस, एक एक्सेलरेशन कौन देगा, ग्रेविटी, एक एक्सेलरेशन कौन देगा, v²/r बाहर की तरफ। तो इसके पास दो एक्सेलरेशन आए, समझ आया, ये ग्रेविटी का और ये फिक्सिशियस, बिकॉज ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा पाइथागोरस करेंगे, अंडर रूट ऑफ g² प्लस v²/r होल स्क्वायर। तो ये आ गया नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम पाइथागोरस, एंड वंस यू गेट द नेट एक्सेलरेशन देन टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G की जगह क्या लेंगे, a।
ऐसे क्वेश्चन लिफ्ट वाले ही बनते हैं, लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है तो क्या हो गया ऑल दैट, इट इज अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई ए की जगह क्या रखना है आपको, जी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर का अंडर रूट मतलब हाफ पावर। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। इसको थोड़े स्टेटमेंट विटमेंट आपको लिखने एग्जाम में आता है, तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। चलो आगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। A cylindrical piece of a cork of density of base area A and height h floats in liquid of density rho L। ठीक है, फिगर बनाते हैं। लिक्विड है, इसका डेंसिटी है rho L, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है जो फ्लोट कर रहा है लाइक दिस। इसका बेस एरिया है A और उसका हाइट है h, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, चलो इसका डेंसिटी है रो, खुद का डेंसिटी यहाँ पे लिखा नहीं है, डेंसिटी रो। द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड, इस कॉर्क को थोड़ा और दबाएंगे और छोड़ देंगे तो क्या होता है बोलो, प्लास्टिक के बोतल को अगर पानी में थोड़ा दबा के छोड़ोगे, यू वांट टू प्रूव दिस इज सिंपल हार्मोनिक। क्या प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक है, लेट्स प्रूव इट। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं थोड़ा फिगर इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इस पे ही काम करने का है सारा जो भी है वो। चलो देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको x जितना डिप्रेस किया, अगर मैंने इतना इसको डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया मैंने इसको x जितना, तो आप मेरे को एक बात बताओ, हु विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, हु विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। अभी अगर ये ऐसे ही फ्लोट कर रहा है तो दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके रखे, एक इसका वेट जो नीचे की तरफ लगना है, एक ऊपर की तरफ लगना है बायोंसी। ठीक है, अब जैसे आप इसको और डिस्प्लेस करोगे नीचे की तरफ, क्या बढ़ जाएगा, बायोंसी विल इंक्रीज, और वो जो बायोंसी इंक्रीज हुआ दैट विल गिव द रिस्टोरिंग फोर्स, वो इसको वापस ऊपर धक्का मारेगा एंड देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। सो वी राइट हियर दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इंक्रीज्ड बायोंसी फोर्स। Restoring force is provided by, okay, क्या हुआ, increased, मैं रुक गया था, it is provided by increased buoyancy force। Now you should know what is buoyancy। तो buoyancy होता है weight of liquid displaced by body। buoyancy क्या होता है, weight of liquid displaced by body। तो जो restoring force आ रहा है F, that is equal to weight of liquid displaced by body। तो कितना सिलेंडर आपने एक्स्ट्रा अंदर जाने दिया, इतना सिलेंडर आपने अंदर जाने दिया, तो इतने सिलेंडर में जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, इतना सिलेंडर जब अंदर गया तो यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट है दैट इज बायोंसी। ठीक है, तो वेट किसका है बच्चों, देखना ध्यान से, वेट किसका है, लिक्विड का। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि लिक्विड का वेट है तो मास भी किसका आएगा, लिक्विड का आएगा। बायोंसी इज वेट ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड जो बॉडी ने किया डिस्प्लेस। अरे चलो, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, किसका डेंसिटी, लिक्विड का। ठीक है, ओके, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, कितना लेंथ अंदर गया ये x, किस तरफ लग रहा है फोर्स बताओ ना मुझे जरा, रिस्टोरिंग फोर्स x नीचे की तरफ था ना, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स, या ऊपर धक्का मारेगा ना, तो अपोजिट हुए दोनों, अपोजिट हुए तो आगे क्या साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हो गया, हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एफ एंड एक्स आर अपोजिट, एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आई एम नाउ वेरी क्लोज टू गेट द आंसर, ये हो गया माइनस रो ए जी इंटू एक्स। बोलो हो गया सिंपल हार्मोनिक, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, यस सर आ गया। तो ये आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब ये मोशन हो गया सिंपल हार्मोनिक। और एफ के साथ जो ये होता है वो क्या होता है, के। आपको पूछा है व्हाट इज टाइम पीरियड, लेट्स गेट द टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। कौन काम कर रहा है कांस्टेंट का, रो ए जी,
एंड मास किसका ऑसिलेट कौन कर रहा है? पानी थोड़ी ऑसिलेट कर रहा है, सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है ना। तो ये सिलेंडर का मास क्या हो जाएगा? सिलेंडर का मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इंटू द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट है। ऑसिलेट कौन कर रहा है? सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मास की जगह रखो रो इंटू ए इंटू एच। रो ए कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये के में कौन सा रो है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना। तो ना रो कैसे कैंसिल? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और ये मास पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग। ए विल बी कैंसिल एंड यू गॉट द टाइम पीरियड व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो बाई रो एल एच बाई जी। 3 मार्क 4 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे लेक्चर देखने आया है। सबको एकदम क्लैरिटी मिली होगी और फाइनल्स में इसके बैठे मार्क सबके मिलेंगे। राइट, आगे देखते हैं। चलो, वन एंड ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कि इसका एक क्वेश्चन आने वाला है आगे जाके। सो वी हैव अ यूट्यूब, इसमें भरा है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी भरा है एंड इट इज कनेक्टेड टू सक्शन पंप एट अदर एंड। तो इधर जो सक्शन पंप लगाया हुआ है, मतलब आप यहाँ से लिक्विड को ऊपर खींच सकते हो। A small pressure difference is maintained between the two columns. तो सक्शन पंप है तो इधर प्रेशर डाउन रहेगा, ये खींच लेगा प्रेशर को ऊपर, तो इधर प्रेशर कम होगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा। So that when the suction pump is removed, the column of mercury executes simple harmonic motion. तो बिकॉज यहाँ पे सक्शन पंप है, ध्यान से देखना बच्चों। लेट्स से मर्क्यूरी का इनिशियली ये लेवल था, दोनों लिम्ब के अंदर इनिशियल लेवल सेम होगा। ठीक है, जैसे ही आपने सक्शन पंप चालू किया, मान लो यहाँ से लिक्विड इतना ऊपर आया x जितना, तो यहां से लिक्विड इतना नीचे जाएगा x जितना, तो दिस इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ लिक्विड। राइट, इधर से x ऊपर गया, इधर से x नीचे आया। नो टेल मी, जैसे आप सक्शन पंप बंद करोगे, सही है क्या नहीं? तो हु इज प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग फोर्स? इधर लिक्विड का लेवल ज्यादा है, मतलब इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है। सो कितना मास में डिफरेंस है ये चेक करो। तो यहां से मैं अगर लाइन खींचू तो ये जो कॉलम है ना, इतना कितना कॉलम बनेगा? x प्लस एक्स 2x। ये 2x लेंथ का जो कॉलम है ना, दैट विल गिव यू द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो कॉलम बना, वेट ऑफ अनबैलेंस्ड कॉलम, राइट, that will give you the restoring force. So we write simply here, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? restoring force कौन दे रहा है? तो restoring force दे रहा है weight of unbalanced mercury column, weight of unbalanced mercury column। चलो, weight क्या होता है बच्चों? mass into gravity। mass क्या होता है? density into volume। ठीक है, चलो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। लेट्स से इसका जो एरिया है वो ए है, और ये टोटल हाइट कितना है अनबैलेंस? x प्लस एक्स 2x। तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू 2x। राइट लाइक दिस, 2a g 2 रो a g इंटू x। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, सक्शन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगना है? नीचे की तरफ। वो अपोजिट डायरेक्शन, वो वापस यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन। क्या साइन लग जाएगा? यहाँ पे भी नेगेटिव 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 नेगेटिव। आगे का सेम स्टेटमेंट लिख देना, एफ एंड एक्स आर अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में? जो ये अनबैलेंस कॉलम बना ना, उसकी वजह से ये वापस नीचे आएगा। परफेक्ट। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट दिख गया, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया, मतलब मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। दिस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट के। तो टाइम पीरियड पूछा नहीं है, पूछते तो लिखते 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। के की जगह क्या आ जाएगा? 2 रो ए जी। चलो, तो ये हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अगर पूरा एक्सरसाइज आपने देखा बच्चों लास्ट तक अगर आपने देखा एक्सरसाइज, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ना सैल्यूट का सिंबल डाल दो, एक सर को सलामी दे दो ऐसे। साथ में इसके नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया है। ठीक है, सारे वन शॉट्स अगर आपको देखने हैं फाइनल एग्जाम के पहले, फटाफट अगर आपको एक एक दिन में 3-3 चैप्टर को परफेक्शन के साथ करना है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 12th स्टैंडर्ड के भी सारे लेक्चर जबरदस्त वन शॉट बना के डाले हैं, सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।